नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कैलकुलेट्स आईएएस। ये है डे 74 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। चलिए चलते हैं अपने सवालों की तरफ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना। जो पहला सवाल है वो है डिप्रिसिएशन के बारे में। कह रहा है इट रिफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल गुड विच गोज इन मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड ड्यू टू वियर एंड टियर। आपने पत्तल बनाने का कोई कारखाना शुरू किया, आपने 50,000 रुपये की मशीन खरीदी। इस 50,000 रुपये मशीन का जो एज है वो है 5 साल, मतलब कि 5 साल में ये मशीन ख़त्म हो जाएगी, इसका इतना ही लाइफ है। तो सोचो हर साल इस मशीन में कितने का डिप्रिसिएशन हुआ? 10,000 का हुआ है ना। मतलब कि ये मशीन हर साल अपना वैल्यू 10,000 रुपये खो रहा है। तो इट इज़ द वियर एंड टियर, ठीक है ना। इस क्या बोलते हैं? इसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। इट टेक्स इनटू अकाउंट अनएक्सपेक्टेड एंड सडन। देखो इसमें नहीं काउंट किया जाता, जो भी अनएक्सपेक्टेड और जो सडन डिस्ट्रक्शन है इसको काउंट नहीं किया जाता। तो आपका जो सेकंड है वो गलत हो गया। आपने क्या किया? यहाँ दौड़ गया, यहाँ दौड़ गया, ठीक है। और पहला तो आपका सही था ही, क्लियर है। तीसरा देखो, टू ऑब्टेन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ग्रॉस नहीं, नेट निकालने के लिए। अरे बाबू नेट निकालते हो ना, जैसे कि जो नेट जीडीपी है ये काउंट करते हैं ना। ग्रॉस जीडीपी में से इसको माइनस करके। तो आपका तीसरा गलत हो गया, तो 3 सन्नाटा। क्या आंसर आ गया जी? सी 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? देखो ग्रॉस में डिप्रिसिएशन एडजस्टेड नहीं होता, ग्रॉस टोटल होता है। ग्रॉस होता है जैसे कि नाम से दिख रहा है आपको। नेट निकालते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस करके। अगला सवाल है, इनमें से क्या क्या फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है? प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, सेकेंड शेड्यूल। देखो सेकेंड शेड्यूल सैलरी बताता है। हमारे जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनकी क्या सैलरी होगी ये बताता है सेकेंड शेड्यूल। टू शू याद रखना। टू क्या है? टू शू। लोग पैसा रखते हैं जूतों में, एक तरह से चीज़ें निमोनिक बना लो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या बनाते कैसे बनाते, बस याद रहना चाहिए, मैटर करता है। तो आपका थर्ड गलत हो गया। आपने 3 यहाँ काटा, 3 आपने यहाँ काटा। ख़त्म। प्रीएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में फ्रेटर्निटी की बात होती है। कैसे सर? प्रीएम्बल कहता है कि हमको इंडिविजुअल की डिग्निटी इंश्योर करनी है, नेशन की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है वो इंश्योर करना है, जो फ्रेटर्निटी है उसको प्रमोट करना है। फंडामेंटल ड्यूटी का जो है ना ये कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो आपका प्रीएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों हो गया। चलो मान लो कि आपको प्रीएम्बल नहीं पता होता, मान लो कि आपको प्रीएम्बल नहीं पता होता, कम से कम ये तो पता है ना चच्चा कि तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटी में है। फंडामेंटल ड्यूटी में ब्रदरहुड को प्रमोट करने की बात कही गई, कम से कम तुमको ये पता होता ना, तो तुम आराम से 2 सही मारते। 2 सही कहाँ पे है? केवल बी में है। क्या आंसर हो गया मेरा? बी। अगर प्रीएम्बल के बारे में तुम कंफर्म नहीं भी होते तब भी तुम आंसर क्या लगाते? बी लगाते, क्योंकि केवल बी में ही 2 है। सी तो पहले ही काट दिया था ना, जो सी और डी है इसको तो पहले ही काट दिया था हमने, बच गया था ए और बी। ए और बी में 2, केवल बी में तो ये आंसर मार के आओ। ऐसे लगाते हैं आंसर। अगला सवाल है, इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी? हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, तो ये दिखाता है कि हमारा पॉलिटी रिपब्लिकन है। हमारे यहाँ किंग क्वीन नहीं है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है। अगला सवाल है, इनमें से कौन से पोर्ट को हम लोग क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं? इसके पास एडवांटेज है कि ये सुएज कोलंबो रूट के नज़दीक आता है। मुंबई, मार्मागांव, तूतीकोरिन, कोची पोर्ट।
तो आपका यहाँ पे जो कोची पोर्ट है उसको हम कहते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। ये सुएज कोलंबो रूट के नज़दीक आता है। केरला हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, तीनों स्टेट को ये सर्व कर सकता है कोची पोर्ट। तो आपका जो डी है वो करेक्ट है। अब मैंने किया क्या है, यहाँ पर आपको एक टेबल दे दिया है जहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट पोर्ट हैं उनके बारे में बताया है, क्या उसके फीचर हैं ये बता दिया है। ध्यान से देखो इसको। जैसे कि ईस्टर्न कोस्ट पे जो चेन्नई पोर्ट है ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। केरला में कोची पोर्ट है, यहाँ से स्पाइसेस, सॉल्ट ये एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। एन्नौर ये पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है भारत का। कोलकाता ये इंडिया का इकलौता मेजर रिवर राइन पोर्ट है। ये बसा हुआ है हुगली नदी पर। इसको हम लोग डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। गुजरात में कांडला पोर्ट है, ये एक टाइडल पोर्ट है। ये एक टाइडल पोर्ट है। ये ट्रेड फ्री जोन में आता है। ये वॉल्यूम ऑफ कार्गो के हिसाब से लार्जेस्ट पोर्ट है, लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। क्लियर है। कर्नाटका में मंगलौर पोर्ट है जो कि आयरन ओर से डील करता है। गोवा में मर्मगांव पोर्ट है जो जुआरी नदी का जो एस्चुरी है उस पर बसा हुआ है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ये सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है, हार्बर है इंडिया में। भारत का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। महाराष्ट्र में ही JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है भारत का। इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया। इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। पारादीप उड़ीसा में नेचुरल हार्बर है। आयरन, एल्यूमिनियम यहाँ से हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर ये भी हमारे यहाँ मेन पोर्ट्स हैं। अगला सवाल कह रहा है इनमें से कौन सा तरीका अपनाया गया था CDM के टाइम पर मोबिलाइजेशन के लिए। प्रभात फेरी, पत्रिका, मैजिकल लैंटर्न्स, टाइंग जो राखी बंधन वाला है ना, ये स्वदेशी गेट मूवमेंट में था, स्वदेशी के टाइम पे। क्यों था? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का इशू हो गया था, क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए स्वदेशी में। उनको ये कह दिया गया था कि जो ईस्टर्न बंगाल बन रहा है तुम्हारा, वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी होगी, वहाँ पर तुम रूल करोगे। तो राखी बंधन वाला जो था ना स्वदेशी का फीचर है। CDM में प्रभात फेरी हुई थी, पत्रिका पब्लिश करी गई थी और मैजिकल लैंटर्न ये चीज़ें अपनाई गई थी। तो 1, 2 and 3 C will be the correct answer regarding the mobilization during the civil disobedience movement. ओके, तो ये थे हमारे 5 सवाल आज के। हम लोग मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।